तो फाइनली मैंने एक टॉपिक चूज़ किया और आपको शायद ही मालूम होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है उस पर बहुत बहस हुई थी और 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी। बेसिकली किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है उसका जो साइज होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो मैटर करता है उस देश के लिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी उसका साइज जितना बड़ा होगा वहाँ के जो लोग हैं उनकी प्रोस्पेरिटी भी उतनी अच्छी होती है। एक एजम्पशंस है। दूसरा, कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा पहले कि चूँकि हमारा टॉपिक जो है जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या है उसमें क्या क्या चैलेंजेस होंगे और उसके लिए आगे क्या रोड मैप होगा, क्या किस तरह से हम उसको अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो टारगेट था 5 इयर्स में वो टारगेट क्या अभी हम उसको अचीवेबल है या नहीं है, या वो टारगेट आगे शिफ्ट हो गया हमारा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2019 में जब ये टारगेट रखा हुआ था और हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे था उसने इसको आउटलाइन किया था कि हम इसको अचीव करेंगे। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने बजट से पहले, जो बजट पेश होता है उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने जो अपना प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024-25 तक जो है इस गोल को अचीव कर लेंगे। बेसिकली हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होती है, यदि हम 1951 से बात करेंगे, मैं अभी नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी इसमें डिस्कस करूँगी इसको, वो ग्रोथ रेट आप देखोगे उसका जो ट्रेंड है। और 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी, एनडीए गवर्नमेंट बनी थी, तो उस समय और उसके बाद 14 से 18 तक लगभग 8 पॉइंट के करीब हमारी ग्रोथ रेट थी। उस ग्रोथ रेट को ध्यान में रख के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे या इकोनॉमिक सर्वे था या हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बात रखी थी वो उस ग्रोथ रेट को ध्यान में रख के रखी हुई थी कि लगभग 8 पॉइंट समथिंग की हमारी ग्रोथ रेट है और विद इन जो 5 इयर्स है ये लगभग 9% के करीब हमें ग्रोथ रेट अचीव करनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक हो गया, कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड में और इवन हमारे देश में भी जो है लॉकडाउन हो गया और सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी क्या होगी, बंद होगी। जिस वजह से ये जो टारगेट था 24-25 फाइनेंशियल ईयर में, ये टारगेट हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। और आपने देखा होगा, ये सुना होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी, जो 2019-20 में जो ग्रोथ रेट थी वो ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई थी। नेगेटिव का मतलब यह है कि -7.3 के करीब नेगेटिव ग्रोथ रेट, क्योंकि लॉकडाउन था, सारी एक्टिविटीज बंद हो गई थी। इस वजह से हम लोग जो हमारा टारगेट था वो अब आगे कितना जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं एक इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है वर्ल्ड में, किस तरह से होगा मैं इसको। बेसिकली जो कैपिटलिज्म होता है हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां पे जो रिसोर्स है वो इंडिविजुअल लोगों का उस पर राइट होता है, मतलब आम लोगों का अधिकार है उन संसाधनों पे। हमने यहाँ पे लिखा इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो आपकी प्रॉपर्टी है वो निजी है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि जो उत्पादन के साधन है वो आपके निजी हैं, उसको हम बेसिकली कैपिटलिज्म इकोनॉमी कहते हैं। ये कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहां पे जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो वेलफेयर या सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते हैं, बल्कि वो इंडिविजुअल प्रॉफिट मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाते हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन किस चीज का प्रोडक्शन होना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं कि किस चीज का उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, कितना करना है। ये सारा का सारी चीजें बेसिकली मार्केट पे बेस्ड होती हैं, यानी कि मार्केट में आपकी चॉइस से कितना उत्पादन करना है, ये आपकी चॉइस है किस चीज का करना, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो उस तरह की इकोनॉमी को बेसिकली हम कैपिटलिज्म, जहाँ पे एक कंपटीशन होता है मार्केट में, प्राइस यानी कि कीमत जो तय होगी वो बाजार में 2 फोर्सेस होते हैं इकोनॉमिक्स से, जनरली हम मांग और पूर्ति कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, वो डिसाइड करती है। यानी कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, वो किसी वस्तु की कीमत को तय करने में उसका किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होगा। उसको हम बेसिकली कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं।
जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है या यूरोप के बहुत सारे देश कैपिटलिस्टिक या कैपिटलिज्म है वहाँ पे, ये एक्चुअली है नहीं। अब न कोई प्योर कैपिटलिज्म है, न कोई प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, न कोई पूरी तरह से सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी है। आज की डेट में जितनी भी इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जो कि भारत की इकोनॉमी की मैं अभी बात करूंगा, इसका जो थर्ड फॉर्म है। और एक हमारा सोशलिज्म होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? यहाँ पे देखो, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन ए कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है वो सबका है। कोई एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी, यानी कि सरकार जिसको कहते हैं, वो तय करेगा किस चीज का प्रोडक्शन होना है, कितना होना है। आप तय नहीं कर सकते, आपकी चॉइसेस कुछ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये चाहिए, मार्केट तय नहीं करेगा, कोई भी मार्केट तय नहीं करेगा। जैसे हम कैपिटलिज्म इकोनॉमी की तरफ बात करते हैं, सोशलिज्म में क्या होगा कि भाई जैसे सोवियत रूस की बात होती तो 1991 से पहले वहाँ पे कम्युनलिज्म या कम्युनलिस्ट या सोशलिज्म या सोशलिस्टिक इकोनॉमी हम उसको कहते हैं। धीरे धीरे 91 के बाद जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, वो भी जो है कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने लगी। इवन चाइना जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाइना को लोग कहते हैं, चाइना भी आज चाइना खुद ब खुद एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है। तो वो वहाँ पे क्या होगा, जो आपका राइट नहीं है, जो उत्पादन के साधन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, वो आपके अधिकार में नहीं है। सरकार तय करेगी कितना प्रोडक्शन होना है, किस चीज का उत्पादन होना है, किसके लिए करना है। यहाँ पे वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कलेक्टिव वेलफेयर एक मकसद है, मतलब सबको फायदा मिले जिसको बोलते हैं। यहाँ पे आप ये तय नहीं करेंगे कि मेरा फायदा किस में है, सरकार तय करेगी। ये कमांड इकोनॉमी है पूरी की तरह से, पूरा का पूरा। हरी बात समझे? तो ये इसको कहते हैं हम सोशलिस्ट। लेकिन अब इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं हम कि भारत ने क्या किया कि न कैपिटलिज्म को न सोशलिज्म, उसने कहा एक ऐसा सिस्टम देखते हैं हम जो मिक्स्ड हो, क्योंकि दोनों में कुछ अच्छाइयाँ होगी, मेरिट और डिमेरिट हर सिस्टम का होता है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि कहीं से मेरिट्स ले लें, यहाँ से भी कुछ मेरिट ले लें और एक ऐसा सिस्टम ले लें जहाँ से दोनों की मेरिट को अपना लें। और हम जो है, जब हमारा 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी पॉपुलेशन थी जो कि अनस्किल्ड थी, हमारे पास कैपिटल की कमी थी, इन्वेस्टमेंट की कमी थी, तो हम एक को आप समझो कि हमने एक ऐसा सिस्टम लिया, हमने कैपिटलिज्म से, जहां पे आप इंडिविजुअल एक प्रायोरिटी है, आपका प्रॉफिट मोटिव है, आप काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन दूसरा हमने प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इसको बोला जाता है, जहां पे एक निजी क्षेत्र है, यानी कि जहां पे एक निजी व्यक्ति है, वो खुद तय करेगा कि उसको किसका प्रोडक्शन करना है, उसको किस में फायदा है। लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट सेक्टर है जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। अभी भी सबसे बेहतर एग्जाम्पल यदि आपको समझना है तो रेलवे आप ले लीजिए, कि रेल तो किसी प्राइवेट आदमी की चल नहीं रही, हो सकता है कुछ समय बाद वो भी किसी और के हाथों में आ जाए, और आई भी है धीरे धीरे। तो इंडिया में क्या हुआ कि हमने एक मिक्स सिस्टम लिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, यदि आपने सुनी होगी, जहां पे निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के एक प्रायोरिटी दी गई, दोनों सेक्टर का को एग्जिस्टेंस है, मतलब दोनों का अस्तित्व है। एक तरफ निजी क्षेत्र भी है और दूसरी तरफ आपका सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि जो सरकारी क्षेत्र है। सरकारी क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट ये तय करेगी कि क्या करना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, हमारी अर्थव्यवस्था, आपको पता होना चाहिए कि अभी भी हमारा 40% के करीब जो टोटल पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे अभी भी डिपेंडेंट है। और तब तो हमारी, मुझे लगता है मोर देन 80% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे थी। तो उस समय की जो सिस्टम हमने अपनाया वो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर्म था बेसिकली। एक हालांकि इकोनॉमिक सिस्टम, यदि आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो जैसे ट्राइबल एरियाज में अभी भी हमारा जो बार्टर सिस्टम होता है, एक इकोनॉमी होती है, वो भी अपनी, बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे मोनेटाइजेशन अभी भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल अलग इकोनॉमी है, जहाँ पे आपका वो मेन इकोनॉमी में नहीं आते हैं वो लोग। यदि आप ट्राइबल एरियाज में जाओ, जहाँ से, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में विनिमय प्रथा, यानी कि जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जा रही, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में। तो वहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा। पहली बात, सरप्लस का मतलब है कि आपको मार्केट
में बेचने के लिए आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, बल्कि ना आप सब्सिस्टेंस के लिए, अपने लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए। तो एक वो भी एक इकोनॉमिक सिस्टम था पहले, लेकिन वो अब है नहीं, उसकी बात हम करेंगे नहीं। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम है। अब आप आगे नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट करो। अब जिसकी बात कर रहे हैं हम कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या है बेसिक, लेकिन आप इसको समझो पहले। एक्चुअली जब 2018-19 में हमारी जो इकोनॉमी थी वो 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी थी हमारी, और 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी में जब हमारी तकरीबन लगभग जिसकी मैं बात कर रहा था, जो जीडीपी ग्रोथ थी वो लगभग मुझे लगता है 7.5 से लेकर 8 पॉइंट समथिंग के करीब हम अचीव कर रहे थे। तो जहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे जिसकी मैंने बात करी थी, या प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी, वो इस बात को ध्यान में रख के की थी कि जो हमारा ट्रेंड चल रहा है जीडीपी का, ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, और हम 100% था कि हम उसको 5 साल के अंदर अचीव कर लेते। 100% था कि हम 5 साल के अंदर अचीव कर लेते, इसलिए ये टारगेट रखा था। लेकिन एक्सचेंज रेट जहां ऊपर दिया गया है, इस बात को आप देख लीजिए थोड़ा सा कि ये बेसिकली एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि डॉलर में है। तो हमारी करेंसी डॉलर, $1 के बदले में कितना आप जो है हमारी इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक छोटा सा एजम्पशन ले लिया हमने, ये एज्यूम किया है कि ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये है कि एक्सचेंज रेट यदि आपका $1 इक्वल टू ₹70 था, तो उस समय 2 पॉइंट हमारी जो ट्रिलियन इकोनॉमी थी 18-19 में 190 लाख करोड़ के करीब हमारा जीडीपी का साइज था। अब इसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना था, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जब हम पहुंचना था तो 350 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हमें अचीव करना था। तो इसको अचीव कैसे करना था, इसके लिए क्या तरीके थे, इसका मतलब ये था कि आप लगा लीजिए यदि 5 - 2.7 करेंगे तो इतना हमें एक्सपेंशन करना था अपने प्रोडक्शन का। तो इसको अचीव करने के लिए आउटपुट एक्सपेंशन बाय 84% इन 5 ईयर्स। अब आप सोचो कि 5 सालों में 100 से थोड़ा कम ही तो है, डबल से थोड़ा कम है। 2.75 की आप कंपेयर करो, 2.5 हो तो डबल होता है, मतलब 84% एक्सपेंशन करना था अपने आउटपुट में, यानी कि उत्पादन को बढ़ाना था। कहते हैं ये उसको जीडीपी बोला जाता है। तो हमारा जीडीपी एक्सपेंशन सोचो, यदि 5 साल में 84% बढ़ाना तो कितना बड़ा टारगेट था। और 1951 में हमने हमारा जो प्लानिंग शुरू हुई थी, 5 ईयर्स प्लान शुरू हुआ था, तो मुश्किल से हमारा लगभग 30 पॉइंट समथिंग बिलियन हमारी जो है इकोनॉमी थी। और आज जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप, हमारी इकोनॉमी 2.7, और अभी 2021-22 का जो अभी निकला है जो कैलकुलेशन, वो 3 पॉइंट के करीब हमारी जो है ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच गई है। तो ये था। अब ये एजम्पशन है कि भैया यदि किसी तरह से इन्फ्लेशन रेट नहीं होता है या कोई क्राइसिस नहीं होता है तो हम इसको अचीव करेंगे। लेकिन मैंने कहा पेंडेमिक हुआ, कोविड की वजह से सब कुछ शिफ्ट हो गया, अब ये टारगेट आगे के लिए चला गया। नेक्स्ट करो। ये मैंने दिखा रखा है एक इससे कि ये जो ट्रेंड है 2018 में, फिर 19 में, 20 में और 25 में, ये बहुत शॉर्ट टर्म में वैसे ही उसी का ये, और ये हमें अचीव करना था 5% में। और जैसे मैंने कहा 18 में हमारा जो है इकोनॉमी कहाँ थी, उसके बाद 2.7, उसके बाद बढ़ी, और फिर 20 में कहाँ पे थे हम, और ये टारगेट क्या हम अब वो तो यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ इतना ये दिख रहा है आपको, ये तो यहाँ तक तो पहुँचना बहुत मुश्किल है 5 सालों में। ये जो वी सेव इकोनॉमी की बात हो रही थी, वी सेव इकोनॉमी का मतलब हुआ है कि आप कोविड की वजह से नीचे गिर गए और सडनली इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी खुल गया, आप क्यों, तो ये वी सेव इकोनॉमी है, इसको वी सेव कहते हैं। और यदि आप धीरे धीरे माना किसी रिसेशन की वजह से आप नीचे गिरते हैं धीरे धीरे, और एक पॉइंट के बाद इकोनॉमी रिवाइव करती है, तो दैट इज यू सेव इकोनॉमी। तो सेव का मतलब किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कितना टाइम लगता है। नेक्स्ट, ये केवल एक ट्रेंड दिखा रखा है कि ये टारगेट था बेसिकली, जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब आप एक चीज कंपेयर करो, ये वो कंट्रीज हैं जिनकी जीडीपी बहुत हाई है। आप अमेरिका के दो मैंने बेसिकली 2 पीरियड लिया है इसमें, एक 19 का भी है और एक 20 का भी है, और 18 का मैंने जैसे कहा कि इंडियन इकोनॉमी का साइज 2.7 था, और ये 19 का है 2.87। बेसिकली क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर होता है, ये आपको पता होगा, वित्तीय वर्ष होता है,
जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो उसमें 18, 19, 19, 20, 20, 21 ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट का देख लीजिए कि जो कि यदि आप लास्ट डाटा भी देखोगे या 19 का भी देखोगे तो $21.43 ट्रिलियन ये उसका है। और 20 में आप देख रहे लगभग चाइना को छोड़ दो, आप चाइना का देख लीजिए, आप चाइना या कुछ ऐसी जहां पे ग्रोथ रेट नेगेटिव नहीं हुई। चाइना पैंडेमिक के बाद भी चाइना में 2 पॉइंट समथिंग ग्रोथ रेट अचीव की चाइना ने, और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री जितनी भी है इकोनॉमी, ये सब नेगेटिव ग्रोथ रेट है, सारी जगह नेगेटिव ग्रोथ रेट, आप चाइना को छोड़ दीजिए। अब आप कंपेयर करो इंडिया के साथ, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। इंडिया की 2.87 ट्रिलियन इकोनॉमी 2019 में दिखा रहा है, चाइना की इकोनॉमी देखो आप 14.28, इतना गैप। और पर कैपिटल इनकम भी देख लीजिए आप, यदि पर कैपिटल इनकम डॉलर में है $2000 से भी कम है इंडिया की, देख लीजिए, और वहां देख लीजिए आप 10,000 से ऊपर है। तो इतना हम, क्योंकि चाइना हमारा विशेष कंपटीटर चाइना ही है, लगभग हमारी जो पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली चाइना और हमारी लगभग एक समान होने वाली है। जो पॉपुलेशन वहाँ की लगभग मुझे लगता है कि 140 के करीब होने वाली है, 140 करोड़ के करीब होने वाली होगी, तो वहाँ भी लगभग यही पॉपुलेशन है। और हम चाइना को बहुत जल्दी पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में, आपने देखा होगा। बाकी जापान की इकोनॉमी, और एक्चुअली 2017 में इंडिया जो एक्चुअली इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, ये ग्रोथ रेट पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्ट है। हम जिस गति से ग्रोथ रेट, मतलब जिस गति से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, और 2017 में हमने जापान, ये फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया था, फ्रांस भी हमारी जो है, और ये टारगेट था कि हम यदि अचीव करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, हम 5th पोजीशन में पहुंच जाएंगे। हो सकता है हम इसको भी पीछे छोड़ दें। और पीपी, यदि परचेजिंग पावर पैरिटी, ये नॉमिनल जीडीपी है, एक्चुअली ये नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल सारी इकोनॉमी आप देख लीजिए जो बहुत एडवांस इकोनॉमी है वर्ल्ड की, अब यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, इंडिया, फ्रांस, और इसके बाद बाकी देश। अब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बहुत नीचे की तरफ है, हम उनसे कोई कंपैरिजन ही नहीं हमारा। तो ये बेसिकली साइज ऑफ इकोनॉमी है वर्ल्ड का, ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का साइज है, जो इकोनॉमी बहुत लीडिंग है, जहां पे जीडीपी, हालांकि जीडीपी ग्रोथ रेट अभी आप देखेंगे अमेरिका हो या और कंट्रीज हो, भारत से बहुत कम है, लेकिन वो लोग पहले ही उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। अब प्रोग्रेस तो हमें करना है, जिनके पास ह्यूमन रिसोर्स और हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है इतने ज़्यादा है भी कि उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, और वो देश बहुत आगे बढ़ गए हैं टेक्नोलॉजी के मामले, इसलिए वो बहुत आगे हैं। नेक्स्ट, ये एक्चुअली ये दिखाया है हमने ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट। अब जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स की देख लीजिए, उसकी ग्रोथ रेट देख लीजिए, ये 18 में देखिए, पहले 18 है, फिर 19 और 20, हमने 3 पीरियड यहाँ पे दिखा रखे हैं। 3 यूनाइटेड स्टेट की 3 है, देखो आप देख लीजिए 2018 में, और इंडिया की देखोगे तो 6.5 है, और चाइना से कंपेयर कर लो, इवन की चाइना की 6.75 और 5.6 और 2.3, हम लगभग कह रहा हूँ मैं कि चाइना से भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारे देश की, बहुत तेजी के साथ जो देश आगे बढ़ रहा है। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, चाइना और इंडिया का एक क्या रिलेशनशिप है कि लगभग एक ही टाइम पे हम लोगों की इकोनॉमी एक स्थिति में थी, और 1980 के करीब एक ही जैसा था चाइना भी और हम लोग भी। लेकिन चाइना ने इतनी प्रोग्रेस कैसे करी? चाइना ने अपना बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत साउंड किया। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कि आपके यहाँ सड़कें कैसी है, आपके यहाँ आने जाने, दूर संचार की व्यवस्था क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, जिसको हम कहते हैं ढांचागत विकास कैसा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उस देश के अंदर मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि हम और आप किस काबिल है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप और हम किस काबिल है, उस पर डिपेंड करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आपके पास, यदि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप बहुत प्रोग्रेस नहीं कर सकते। क्योंकि आज की डेट में किसी भी देश की ग्रोथ रेट में आप देख रहे होंगे कि तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। विदेशों से लोग पैसा लेके चलते हैं। अंबानी, अभी आपने रिलायंस का देखा, बहुत सारे देशों में जाके वो प्रोडक्शन कर रहा है या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर तभी आएंगे हमारे देश में जब हमारे पास
बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया, ये तो आप हम लोग भी न्यूज़पेपर के थ्रू और सुनते हैं कि चाइना बिल्कुल बॉर्डर तक रोड ला गया, अच्छे अच्छे हाईवेज बना दिए, तो ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो चाइना ने उस तरफ ध्यान दिया, इस वजह से चाइना बहुत आगे बढ़ गया। और जिसकी मैं बात कर रहा था, चाइना भी कैपिटलिज्म की तरफ ही है। ये नहीं कि चाइना बिल्कुल सोशलिस्ट इकोनॉमी है या कम्युनिस्ट है पूरी, वहां पे उन्होंने भी फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं उनको बुलाया। उनको बुलाने का मतलब इनविटेशन देना नहीं होता है, बुलाने का मतलब उनको अट्रैक्ट करना होता है कि आप ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ कि लोग जाएं और आपके यहाँ पे किसी भी जगह पे जाके, या वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है कि भाई वहाँ पे कैसा है, तब आप वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। तो चाइना ने हम लोगों से बहुत आगे उनकी इकोनॉमी बढ़ी है। और यदि आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करो तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे मुझे लगता है लगभग अभी आप देखोगे तो 1% से कम आ गया। अभी रिसेंट डाटा आप देखोगे तो लगभग 1%, जो कि 1951 जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान शुरू हुआ था और उसके बाद 80 तक लगभग 80 तक हमारी जो ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से जो जीडीपी में हमारा ग्रोथ रेट थी भी, वो उसको क्या करती थी, उसके इफेक्ट को वो कम कर देती थी। तो ये बेसिकली वर्ल्ड की वो कंट्रीज हैं जिनसे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिनको हमें अचीव करना है। और ग्रोथ रेट जैसे मैंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट की देख लीजिए आप, जापान की देख लीजिए, जर्मनी की, यूनाइटेड किंगडम की देख लीजिए। और ये कोविड ड्यूरिंग को 2020 का दिखा रखा है, ये नेगेटिव ग्रोथ रेट है, देख लीजिए आप। उसके बाद भी चाइना 2.3 अचीव कर रहा है। सारी कंट्रीज में -3, -4, -4.6, -9.7 और इंडिया में -7.3 ग्रोथ रेट नेगेटिव हुई। लेकिन चाइना में फिर भी जो है 2.3 अचीव किया चाइना ने पैंडेमिक के ड्यूरेशन में। तो ये उनका एक ऐसा सिस्टम है। नेक्स्ट। अब मैं थोड़ा सा उसकी बात कर लेता हूं कि जो हमने टारगेट रखा था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस है। अब आप देख लीजिए कि 19 हमने, देखो ये मैंने अपने हिसाब से किया है, मैं समझा देता हूँ, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है इसमें कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को मुझे ये दिखाना था कि इनकी ग्रोथ रेट कम है, ऐसा परसेप्शन कुछ नहीं है। अभी हम बताता हूँ मैं, हमने क्या किया 1951 से लेकर 80 को इसलिए एक साथ ले लिया क्योंकि 1951 में हमारे यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, 5 ईयर्स प्लान शुरू हुआ था, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी। और 1980 तक, 1980 तक हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो ऑलमोस्ट 3.5 के एवरेज निकालोगे आप तो 3.5 से ऊपर नहीं हुई। इसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा है। इसको कहा, बहुत सारे लोगों ने, के.एन. राय थे, उन्होंने कहा, के.एन. राज कृष्णा थे, उन्होंने इसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा। अब आप देख लीजिए, हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब ये था कि हमारा जो थोड़ा हम लोग भाग्य पे निर्भर करते हैं या टेक्नोलॉजी आ गई तो नहीं ये नहीं होना चाहिए था। हम तो, हमारी तो इतनी, जैसे कंप्यूटर जब हुआ था तो बहुत जगह ऐसी आवाज़ उठी कि हम तो इतने बड़े पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, 10 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, एक को रोजगार मिलेगा। तो हम थोड़ा सा, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, थोड़ा सा ये कि हम सोशलिज्म के करीब थे, मतलब जहाँ पे कि गवर्नमेंट काफ़ी कंट्रोल कर रही थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, प्राइवेट सेक्टर उस तरह से नहीं राइज कर पा रहा था। लेकिन उसके बाद, अब आप उसके बाद का ट्रेंड देख लीजिए, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, 3.5। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और 5 ईयर्स के पीरियड में लगभग गैप में चलती रही। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि एनुअल प्लान हमारे शुरू हुआ एक साल के, लेकिन 80 तक ये स्थिति रही। 81 के बाद थोड़ा सा इकोनॉमिक बूस्टअप हुई, जो कि 5.01 लगभग, ये भी एवरेज है, हमने एवरेज निकाला है 81 से 90 के बीच में। और 90 में स्थिति ये हो गई थी, हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। और मुझे लगता है कि कहा जाता है कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व था वो ये था कि हम एक दिन का इंपोर्ट भी नहीं कर सकते थे। 91 में ये स्थिति हो गई थी कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम ही ध्वस्त हो गया था। ध्वस्त क्या हो गया था, हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। और हमारा, क्योंकि फॉरेन रिजर्व होना बहुत जरूरी है। फॉरेन रिजर्व की बात करें, मतलब आज के जमाने में आप डॉलर की बात करो कि आपके पास जितना ज़्यादा डॉलर होगा आप उतना प्रोस्परस होंगे, उतने संपन्न होंगे, क्योंकि वो इकोनॉमी बहुत साउंड है।
और उसमें विश्वास भी है। अब वेनेजुएला की करेंसी थोड़ी स्टोर करके रखेंगे आप, जहां पे कई बार जो है उसको करेंसी हटा दिया। इतनी महंगाई होगी, रिसेशन होता है, आपने सुना होगा 1929 में रिसेशन आया था। रिसेशन का मतलब ये स्थिति होगी कि लोग थैले भर के जो है बैग भर के पैसा लेके बाजार में और सामान जेब में लाए। तो वेनेजुएला की ऐसी स्थिति हुई, तो वो करेंसी रखी जाती है जो स्ट्रांग है, जिसपे विश्वास है। यदि आपकी, और बहुत समय गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन भी करती है, अपनी करेंसी को कमजोर करती है। कई बार हुआ है भारत में, उस करेंसी को थोड़ा उसकी वैल्यू को कम किया जाता है। इससे क्या असर पड़ता है कि हमारे जो निर्यात होते हैं, हम जो बाहर बेचते हैं वो सस्ता होता है। तो जब हम निर्यात सस्ता होगा विदेशों में तो उसकी डिमांड होगी, और ऑब्वियसली एक चेन होती है डिमांड की। जब आपकी डिमांड ज़्यादा होगी तो हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी और हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमें फॉरेन रिजर्व रखेंगे। तो अब 90 में स्थिति ये होगी थी। उसके बाद 91 में एक दौर आया, यदि आप लोगों को ध्यान होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत में 91 के बाद बहुत ये सोचा गया है कि इस तरह से हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती है। तो हमने एक कमेटी बैठी थी, नरसिंहम कमेटी जिसको हम बोलते हैं, और उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह, सुना होगा आपने नाम। तो जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है। अब आप ताजुब की बात करते हैं, बोलते कुछ नहीं हो। फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म वो थे जिन्होंने पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को ही चेंज कर दिया हमारा। मतलब ये स्थिति थी कि हम एक दिन का बाहर से यदि अनाज मंगाना है तो उसके लिए हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं थे, तो क्या रास्ता था हमारे पास। तो उन्होंने सोचा, उसके बाद 91 में रिफॉर्म शुरू हुए 91 के बाद, और ये सोचा गया कि भैया हम LPG वाला आपने सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन, जैसे हम कहते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन का दौर आया कि पूरा का पूरा वर्ल्ड, जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, वो एक गांव है। ग्लोबलाइजेशन मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कहीं भी जा रहा है, कुछ भी मंगा रहा है, उसको ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। पूरा वर्ल्ड एक गांव हो गया। ग्लोबलाइजेशन में पूरा वर्ल्ड एक गांव हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। तो वहां पे क्या हुआ कि लिबरल जो हमारी इकोनॉमी थी उसके अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे, उसको प्रतिबंध बोला जाता है। गवर्नमेंट कहती है कि ये नहीं करोगे, ये करोगे, ये नहीं करोगे, कमांड किया जाता है पूरी इकोनॉमी को। तो उन चीज़ों से धीरे धीरे सरकार ने हाथ खींचने, या जो टाइट पॉलिसी थी उसको लिबरल किया। मतलब लिबरल मतलब उदार होना। उदार होना मतलब हम दया दिखाते हैं ना। उदार मतलब क्या होता है? लिबरल होना मतलब हम लोग कहते हैं थोड़ा लिबरल हो जाओ, यानी कि आप थोड़ा सॉफ्ट हो जाओ। तो गवर्नमेंट सॉफ्ट हुई। अब गवर्नमेंट कैसे सॉफ्ट हुई? सॉफ्ट होने का मतलब गवर्नमेंट बैठ गई, बहुत सारे टैरिफ और कस्टम ड्यूटीज होती थी उनको कम कर दिया, ताकि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से कर सको। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। अभी भी आप देखेंगे तो जब आप एयरपोर्ट पे बाहर से आते हैं तो ये फिक्स होता है कि आप कितना गोल्ड अपने साथ कैरी कर सकते हैं या कितनी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। तो कस्टम होता है, कस्टम ड्यूटीज बहुत कम कर दी गई। लिबरल क्या इकोनॉमी, जहाँ पे आपने कंट्रोल कर रखा था उसको छोड़ दिया और प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया, निजीकरण जिसको बोलते हैं। और प्राइवेटाइजेशन कैसे होता है? जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, जो PSUs बोलते हैं जिसको, उसको प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि आपने सीधे सीधे बेच दिया उसको, उसके शेयर बेचना शुरू कर दिया आपने, उसके शेयर बेचा आपने, लोगों का पार्टिसिपेशन, ताकि लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो, उसको शुरू कर दिया। और उसकी वजह से 91 के बाद, जिसको मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमिक आर्थिक सुधारों का जो दौर है जिसको बोला जाता है भारत में, तब हमारी इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ना शुरू। फिर उसके बहुत फेजेज आए। हमने 91, 92, मैंने इसीलिए 91 को नहीं लिया यहाँ पे, उसका कारण भी बता रहा हूँ। मैंने कहा 91 में स्थिति बहुत खराब थी, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि यार 91 में जब आपने रिफॉर्म शुरू किए तो 90 इस गैप में जो आपका GDP ग्रोथ रेट है ये कम कैसे होगी? तो मैंने इसीलिए 91 को नहीं रखा, क्योंकि जब हम कोई चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको एकदम नहीं मिलेगा ना, कि इसी साल मैंने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए और आपको आउटपुट मिलना शुरू हो गया, क्योंकि आउटपुट एक लंबा पीरियड चाहिए किसी चीज के। अब एग्रीकल्चर में आप माना सको रिफॉर्म्स करते हैं, तो ये तो नहीं कि आप एग्रीकल्चर में अभी आपको डिमांड होगी कि भाई हमें इतना वो चाहिए, गेहूं चाहिए, तो बटन दबाया गेहूं आपका हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एक
पीरियड होता है किसी चीज़ का, जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसका इफेक्ट कब पड़ेगा, क्या पड़ेगा। तो 91 के बाद भारत में थोड़ा सा एक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ये बूस्ट अप हुई थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अब आप देखेंगे 2000 और 2003 से 7 में एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा सा इसको हमने अलग किया, इसका असर चलता रहा और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो बहुत तेजी से हम आगे बढ़ते रहे। वर्ल्ड की जो मैं कह रहा हूँ जितने भी कंट्रीज हैं, लीडिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनका साइज ऑफ जो उनका जीडीपी साइज है, इंडिया ने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 7 के बाद फिर जो 13 तक 6.09, यहाँ पे वर्ल्ड रिसेशन आते हैं बार बार, 2000 अवार्ड, इकोनॉमिक रिसेशन, फाइनेंशियल रिसेशन सुना होगा आपने, क्राइसिस सुना, फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं उसको। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। आज के वर्ल्ड में या आज हम जिस पीरियड में, जिस एरा में हैं, कोई छोटी घटना किसी देश में होगी तो उसका असर पूरे के पूरे जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वो सब पे पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा ना ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम पूरा का पूरा विश्व एक गांव है और गांव में यदि कोई एक घटना घटती है तो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल इसलिए गांव का दिया कि गांव में लोगों के अंदर थोड़ा लोग ज़्यादा इमोशंस होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, तो वो ग्लोबलाइजेशन है। एक गांव में एक घर में कोई घटना घटेगी, कोई गलत या कुछ गड़बड़ होगा तो पूरा का पूरा गांव उस दिन एकदम साइलेंट हो जाता है। वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। यदि किसी देश की इकोनॉमी में बुरा असर होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस या किसी भी तरह का, उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट जो है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है इंडिया पे भी पड़ेगा। उसके बाद अब जिसकी बात कर रहे हैं ये पीरियड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको अलग किया है। क्योंकि आप ये ना सोचें कि भाई मोदी जी ने या हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रखा वो क्यों रखा। यदि मैं इसको उसमें निकाल देता दोनों तो फिर आपको लॉजिक समझ में नहीं आता कि क्यों सोचा उन्होंने ऐसे। उनको पता था जब कि हमारी इकोनॉमी तो जो ग्रो कर रही है वो 6.09% के हिसाब से कर रही, तो आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात क्यों करो। तो लोग गुमराह हो सकते हैं। ऐसा नहीं था। जो ग्रोथ रेट भी 14 to 19 के बीच में जो एवरेज निकाला हमने वो लगभग एबव 8% थी। तो जब 8% ग्रोथ रेट मिल रही थी, हमारी अर्थव्यवस्था 8% से ऊपर की रफ्तार से बढ़ रही थी और कोविड नहीं था। क्योंकि जैसे कोई थ्योरी होती है साइंस से हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो कुछ चीज़ों को एजम्पशंस मान लेते हैं हम कि भैया इसमें चेंज नहीं होगा। यदि इसमें चेंज नहीं होगा, एज्यूम कर लिया हमने कि ये नहीं होगा तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन यदि इस बीच कोई डिस्टर्बेंस होगा तो हम वहाँ नहीं अचीव करेंगे। तो ये तो नहीं मालूम था कि भाई पैंडेमिक होगा, कोविड-19 आएगा। तो इसलिए विदाउट कोविड-19 के हमारी इकोनॉमी 8.2 थी, तो ऑब्वियसली हम 9% पे पहुंच सकते थे। तो नेक्स्ट 19 मतलब 14 से लेकर के ये दौर था 19 का, और 19 में भी 19 के बाद, क्योंकि आपको पता होगा कोविड-19 के बाद हमारी जो जीडीपी थी वो नेगेटिव हो गई थी, -7.3। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी संभव थी, और यदि हम उसको हटा देते, जो कोविड और पैंडेमिक का दौर है, -7.3 को हटा देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास 4 साल बचते हैं, और वो भी नेगेटिव ग्रोथ रेट, पिछला भी कवर करेगा। अब 4 साल में हम अपनी इकोनॉमी को 84%, उसका साइज जो है 84% पहुंचा सकते थे। ऑब्वियसली बहुत मतलब पॉसिबल तो नहीं है कि जो चीज़ हमने 5 साल में सोचा था वो हम 4 साल में कर गए, और इवन कि 2019-20 में वो नेगेटिव ग्रोथ रेट को भी कवर करना है। तो यदि ये नहीं होता तो 100% हम कहीं ना कहीं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के करीब होते, 100% होते, जो हमारा 24-25 का टारगेट था। लेकिन ये तो बहुत आसान है आपकी भाई, अभी हमारा रिसेंट, जैसे मैंने कहा, हमारी जो ग्रोथ रेट है 21-22 में जो अभी आया है वो लगभग 9 पॉइंट के करीब है, 9 पॉइंट समथिंग है। एग्जैक्ट नहीं होता है कि बिल्कुल आप अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन होती, तो 9.2 हो सकता है, 9.01 हो सकता है, इस तरह से चल सकता है, या 9.1 हो सकता है। तो ये ग्रोथ रेट अचीव हो सकती थी, लेकिन अब 2024-25 का टारगेट है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि हम आने वाले कितने सालों में, यदि हम 9% के हिसाब से भी करते हैं, या जो अचीव हमें अभी हो रही है, तो वो 24-25 की जगह 27-28 तक हो सकता है, या 25 अभी। अब आप फोरकास्ट तो नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी हमने फोरकास्ट किया कि 25-26 से इतना अचीव कर लेंगे, क्योंकि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का असर पड़ेगा। यूक्रेन में जो हो रहा है, रशिया में हो रहा है, उसका असर पड़ेगा। अभी गुड न्यूज़ ये थी, एक वैभव सर ने एक आर्टिकल भेजा था कुछ दिन पहले मुझे कि यार बढ़िया हो गया,
यूक्रेन प्रॉब्लम हुई और हमारी जो व्हीट की जो डिमांड है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो वही वाली बात होगी कि आपने जो है पेंडेमिक में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी, जिसको बोलते हैं। जैसे पेंडेमिक हुआ और हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ अभी उसके बाद। पीपीई किट की बात कर लो, छोटा एग्जांपल है, जिसको हम इंपोर्ट करते थे अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसी वाली बात है कि यदि यूक्रेन और रशिया में जो हो रहा है, हम रशिया से सस्ता तेल खरीद ले, ये हम अपना जो एक्सपोर्ट है, जहां जहां उनका एक्सपोर्ट होता होगा, क्योंकि यदि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है रसिया पे, तो ऑब्वियसली जैसे यूरोप और बहुत जगह, तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो हम ग्रो करेंगे ना, हम तेजी के साथ ग्रो करेंगे। लेकिन तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा जो टारगेट है, ऑब्वियसली यदि इस रेट पे जीडीपी जो हमारी बढ़ रही है 9 पॉइंट समथिंग, तो हम इसको 24-25 ना करके 26-27 या 27-28 तक इसको हम अचीव कर सकते हैं, यदि परिस्थितियां सामान्य होती है। जैसे मैंने कहा कि एजम्पशंस हमारी ये है कि इसके बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि कुछ होगा तो वो हमारा चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, ये बेसिकली हमारा और थोड़ा सा ये सेक्टरल कंट्रीब्यूशन दिखा रखा है हमने। हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये कैटेगराइज किया जाता है, जैसे मैंने डिस्कस भी किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, बहुत सारे लोग बाद में पढ़ेंगे बोलेंगे सर ने तो गलत बताया। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज ये सारी इसमें आती हैं। और इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगा। तो ये देखो, आप थोड़ा सा इस पर फोकस करो, आप लोग बहुत ही इफेक्टिव तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जीडीपी का जो शेयर है, वो शेयर एग्रीकल्चर में 16.38 है। 100 रुपए में यदि आप कमा रहे हैं तो ये आएगा, और 29.34 हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है, और इतना जीडीपी का 54.27 सर्विस सेक्टर से आ रहा है। ये कांस्टेंट प्राइस पे दिखा रखा है, एक करंट प्राइसेस पे होता है, एक कांस्टेंट प्राइस, सीरीज चेंज होती है। सीरीज चेंज का मतलब ये है कि पहले यदि 2004-05 था, तो 2010-9-10 तक हम लोग जब कैलकुलेशन करते थे तो प्राइस लेते थे हम 4-5 का, जिसको हम फिक्स मान लेते हैं कि ये इस पे कैलकुलेट करेंगे। और एक होता है कि आप करंट प्राइसेस पे, क्योंकि करंट का पता नहीं कब चेंज हो जाए, एक करंट प्राइसेस पे होता है कि अभी की, तो ये कांस्टेंट प्राइस पे है। और करंट पे निकालेंगे तो 16 से ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन होता है, कीमतें बढ़ती है, तो कीमतें बढ़ने की वजह से आपका जो जीडीपी का साइज है वो भी बढ़ेगा। इसीलिए हमने पहले एज्यूम कर लिया कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में यदि एक्सचेंज रेट $1 = 70 होगा हमारा, और आज 75 है, तो ऑब्वियसली अभी आप चेक करेंगे तो वो बहुत ज्यादा दिखाएगा, तो वो पहले ही एज्यूम कर लिया हमने। उसी तरह से यहाँ पे ये हमारी पूरी इकोनॉमिक सिस्टम है, यहाँ अब आप यदि कंपेयर करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, तो जो बहुत डेवलपिंग कंट्रीज है, ये जो डेवलप कंट्री, चलो आप अमेरिका की बात कर लो, वहाँ पे या जो बहुत ये कुछ और इकोनॉमीज हैं, जापान है, ये वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में मुश्किल से मुझे लगता है 1-2% वहाँ से जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। मतलब एग्रीकल्चर से मात्र 1 या 2 या 3% इतना वहाँ आता है, हमारी जीडीपी का 16.38%। अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सर्विस सेक्टर तो आपका बूम कर गया है पूरा का पूरा। यदि आप पिछला देखोगे, जैसे मैंने कहा कि 75% या 80% लोग, और हमारी जीडीपी मैक्सिमम पार्ट ऑफ जीडीपी हमारा जो है 1951 में देखोगे तो एग्रीकल्चर से आ रहा था। अब तो चेंज हो गया ना, पैराडाइम शिफ्ट हो गया साजी वाला, कि भाई एग्रीकल्चर पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे, अब हम और कुछ करेंगे। और 1951 में जब एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी दी गई तो एग्रीकल्चर बहुत तेजी के साथ प्रोग्रेस किया, और हमारे अन्य जो सेक्टर है उन्होंने भी किया था। लेकिन आज भी ये यहाँ से हम जो पॉपुलेशन हमारी लगी हुई है 16.38 में, यदि हम चाहते हैं कि हम अचीव करें वो टारगेट और आगे बढ़ें, तो हम उस पॉपुलेशन को इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन में, इधर जो आपका ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये माइनिंग है, या क्योंकि कहा जाता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे अभी भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी है। अदृश्य बेरोजगारी का मतलब ये है कि किसी खेत में यदि 2 लोग काम कर सकते हैं
लेकिन तीसरा भी जा रखा है क्योंकि इसके पास कोई रोजगार नहीं है। तो उस पॉपुलेशन को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि हम तेजी से आगे बढ़े, वहां से आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है इंडिया में कि हमारी टेक्नोलॉजी, हम लोग टेलीविजन में देखते हैं कि यार अमेरिका में जो फार्मर्स है उनका स्टैंडर्ड देखो, उनका स्टेटस देखो, कैसी फार्मिंग होती है। और जब हम खुद को कंपेयर करते तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं। ये टेक्नोलॉजी तो है ना, और हमारे पास नहीं है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी वीक है। किससे खरीदोगे? अब आप कहोगे अमेरिका से खरीदो, कैसे खरीदोगे बताओ? आपकी परचेजिंग पावर कितनी है? तो इसलिए हम पीछे हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू वहां का प्रेशर कम करना पड़ेगा, जो पॉपुलेशन है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा इस तरफ। ये बेसिकली एक पिक्चर है जिसको हमने 2021 में कांस्टेंट प्राइस पे दिखा रखा है। करंट प्राइसेस नहीं, कांस्टेंट प्राइस है। नेक्स्ट, और ये उसी का जो सेक्टर है जीडीपी है। अब इसके अंदर बहुत सारे, अब जो आपका ये हमने जो इंडस्ट्री दिखाया था, इंडस्ट्री के अंदर ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये सारे का सारा इसके अंदर है, माइनिंग से लेकर के, और बाकी आपका सर्विस सेक्टर में है। अब इसमें भी देखो, हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारा 16.92 है, तो अब इसका एक्सपेंशन करना है। वहां से पॉपुलेशन को जो एग्रीकल्चर में 16.38 जो जीडीपी जहां से मिल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली आज भी 40% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं भारत में। अब कोई 33% कहेगा, 30 लेकिन एक एवरेज होता है। किसी साल माना 4 लोगों ने खेती में काम किया, अगले साल पैंडेमिक की वजह से नौकरी छूट गई, तो वो लोग भी ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो ये डाटा वेरी करेगा, ऐसा नहीं एग्जैक्ट कि ये यही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये वेरी कर सकता है। तो उस पॉपुलेशन को अब हमारे पास ये पोटेंशियल है। और जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं, आप देख लीजिए, अभी जितनी भी तेजी से बढ़ने वाली जो एडवांस इकोनॉमीज हैं, एडवांस इसलिए बोला गया है उनको, ये विकसित देश इसलिए बोला गया है कि हमारी जीडीपी या हमारी पर कैपिटा इनकम और उनकी पर कैपिटा इनकम में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि हम एक तो पॉपुलेटेड कंट्री है, जैसे मैंने कहा, देखो अमेरिका में कितने हैं, 33 करोड़ या 34 करोड़ ऐसे होंगे। पॉपुलेशन कितनी है आज की डेट में? अमेरिका 140 करोड़ पहुंच गई, हमारा 140 करोड़ है। तो ऑब्वियसली हमारी जीडीपी यदि 8% या 9% भी बढ़ती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम हमारी फिर भी कम होगी। पॉपुलेशन, मेन रीजन पॉपुलेशन। चाइना यदि आगे बढ़ा तो चाइना ने सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम करी। हमारी 3.5% जीडीपी 1951 से और 80 तक जो थी, उसका जो बहुत बड़ा रीजन था कि पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी। हमारी पॉपुलेशन मुझे लगता है 2.3 ऐसे कुछ थी, लगभग मोर देन 2% लगा लो आप। तो जो चलो 2.5 एज्यूम कर लेते हैं, 2.5 ये मान लेते हैं, और 3.5, तो आपका जीडीपी कितना बढ़ा? 1%, क्योंकि पॉपुलेशन ने उसको खत्म कर दिया। 1% जीडीपी बढ़ी, तो हम कैसे एडवांस कंट्रीज में जाएंगे? हालांकि मैंने कहा आज की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारी भी लगभग 1% से कम आ गई है, और ये कम करना पड़ेगा। चाइना इसलिए आगे बढ़ा कि उसने अपनी पॉपुलेशन को काफ़ी कंट्रोल किया। और दूसरा, चाइना जैसे इकोनॉमी में, जैसे मैंने कहा कि कुछ दिन पहले एक आर्टिकल, अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, उसने मैं डिस्कस भी कर रहा था कि चाइना प्रेसिडेंट ने ये कहा कि भाई जो अमीर लोग हैं, कैपिटलिज्म भी है वहाँ पे। मैं जितने भी वर्ल्ड, यूरोप के कोई देश ले लीजिए आप, अमेरिका ले लो आप, चाइना ले लो आप, कोई भी कंट्री वर्ल्ड की आज की डेट में ना कोई कैपिटलिस्ट है पूरी तरह से, ना सोशलिस्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी लगभग। अमेरिका आज भी कंट्रोल करता है। आप देख लीजिए अभी जीडीपी में, अमेरिका की जो जीडीपी है वो ज्यादातर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि ये कहाँ खर्च होनी है। तो इसका मतलब मिक्स सिस्टम है। तो चाइना भी आप मिक्स सिस्टम है, मिक्स्ड इकोनॉमी है चाइना भी। आप फ्रांस को ले लीजिए, कोई कंट्री ले लीजिए आप, ऐसा कोई देश नहीं है, लगभग सब मिक्स इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखें तो जो हमारा ये दिखा रहा हूँ जो शेयर है, ये हमारे पास ये पोटेंशियल है कि हम, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, और वो आगे हम उसका यूज कैसे करेंगे, स्किल कैसे डेवलप करेंगे, ये गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू कोशिश कर रही है कि हम सिंपल ग्रेजुएट की जगह कुछ उनके अंदर कुछ ऐसा स्किल हो
क्योंकि ऑब्वियसली यदि सपोज करो कि आप, मैंने ही सपोज करो कि इकोनॉमिक्स में पीएचडी नहीं किया होता, मुझे ये नहीं मिलता, तो मैं इकोनॉमिक्स में क्या भेजता ये बताओ। ये किसी और सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट पकड़ लो, क्या करते आप? ऑब्वियसली आपको जरूरत है स्किल करने की, आपका कंट्रीब्यूशन होगा भाई। फिजिकल प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए। फिजिकल फॉर्म में कैसे प्रोडक्शन में कन्वर्ट करोगे? आपकी स्किल को कैसे कन्वर्ट करोगे आप बताओ? या तो टेक्नोलॉजी, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपने वो भेज दिया तो ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन है। तो ये पॉपुलेशन हम शिफ्ट करते हैं, ये बेसिकली एक पिक्चर है। नेक्स्ट, अब ये आता है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे अचीव करेंगे। हमारे पास क्या टूल्स हैं, क्या रास्ते हैं, कौन सी चीज है जो हम वहां तक पहुंच पाएंगे। ये सिंपल तरीका ये है कि कैसे हम आगे बढ़े। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात भी नहीं करें, सिंपल तरीके से हम आगे कैसे बढ़े। मैंने सबसे पहले बात करी थी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की इकोनॉमी का एक बैकबोन है वहां की डेवलपमेंट की। यदि किसी भी देश में ढांचागत विकास नहीं होगा तो वो देश इकोनॉमी वो ग्रो कर ही नहीं सकती है, 100% नहीं ग्रो सकती। अरे भैया, आपके पास चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक, अच्छा इकोनॉमिक सर्विसेज हैं चाहे सोशल सर्विसेज हैं, समझ के, या माना सपोज आपका हेल्थ सेक्टर सही नहीं है तो क्या वो देश आगे बढ़ सकता है? आपके पास एजुकेशन अच्छी नहीं है तो वो प्रोग्रेस कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्स एक इंडेक्स होता है, कैसे पता चलता है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स बहुत बढ़िया है, अमेरिका का ह्यूमन रिसोर्स बहुत खराब है, ये मैं बढ़िया हूं और अमेरिका का एक आदमी बहुत अच्छा है, ये उस देश का पॉपुलेशन कैसे बेहतर हो सकती है हमसे। इसका मतलब आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कैसा है। तो सोशल सेक्टर में सोशल सर्विसेज, यदि आपके पास हेल्थ सर्विसेज नहीं है सही, तो ऑब्वियसली आपका जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो भी सही नहीं होगा। ऑब्वियसली काम कैसे करेगा भाई जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और ये अच्छी है तो फिर आपकी पर कैपिटा इनकम भी किसी कंट्री की अच्छी होगी। तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, या तो एजुकेशन है या उसका हेल्थ है, पर कैपिटा इनकम, तीनों को साथ कैलकुलेट करके तब आपका इंडेक्स पता चलता है कि भारत की पॉपुलेशन अमेरिका से कितनी पिछड़ी है या आगे है, वो देश कितना आगे है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा इंडिया नीड टू फोकस ऑन आउटकम ड्राइवन इंफ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेटेड फोकस ऑन बिल्डिंग। देखो न्यू सिटीज, पोर्ट्स, चाइना ने यही किया। चाइना ने 80 के बाद क्या किया कि उसने ऐसे नहीं किया कि हम पैसा दे रहे हैं आपको और आप, एक स्कीम होती है इंदिरा आवास योजना, अभी हमारे यहाँ है इंदिरा आवास योजना। गवर्नमेंट ने, देखो मोटिव तो अच्छा था, ऐसा नहीं था कि मोटिव अच्छा था, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स करी कि आपको उठाने के लिए, लेकिन उसका थोड़ा सा मिसयूज शुरू हुआ। अब इंदिरा आवास के लिए पैसा मिला और आपने वो पैसा आवास न बना करके उसको ऐसी कंजम्पशन कर लिया। वहां पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई और लोगों को उठा उठा के शिफ्ट किया। यहां रहो, आपका कल्चर सही होगा, आपकी मेंटालिटी सही होगी। ये होता है। यदि हमें स्मार्ट क्लास में भेजा जाएगा तो हो सकता है हमारे अंदर एक इंसेंटिव्स होंगे कि नहीं पढ़ाना है, और यदि आपको एक चौकट, तो एनवायरमेंट का फर्क होता है। जब आप ऐसी जगह से, एक स्लम से उठ करके किसी ऐसी जगह पे जाती है, आपका सोचने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका बातचीत करने का, और आपका सोच बदल जाएगी। तो ऑब्वियसली आप प्रोग्रेस करोगे, आपको लगेगा नहीं नहीं मुझे आगे बढ़ना है। तो एक एनवायरमेंट दिया आपको कि भैया यहाँ पे रहो, तो यहाँ से आप प्रोग्रेस करो। तो चाइना ने वो किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसका असर पड़ता है सीधे सीधे मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन जॉब्स एंड हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। मल्टीप्लायर इफेक्ट, यदि 1 रुपये खर्च करोगे तो 10 गुना रिटर्न देगा, यही तो है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है हमारे यहाँ। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब ये होता है कि आप 10 रुपये खर्च या 1 रुपये खर्च करोगे तो आपकी इनकम कितना बढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट, यदि आपने 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया किसी चीज में तो कितना गुना आपको रिटर्न मिला, वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बोलते हैं उसको, यदि इकोनॉमिक्स की, कि भाई आपकी एफिशिएंसी कितनी है, कैपिटल की एफिशिएंसी कितनी है 1 रुपये की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि यदि कोई भी देश यदि प्रोग्रेस करता है, जीडीपी बढ़ानी है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। अभी भी लोग, यदि अभी जैसे उत्तराखंड की बात कर लो तो कितने इन्वेस्टर आते हैं इधर, एजुकेशन से लेकर किसी भी फील्ड में। अब हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको श्रीनगर कर्णप्रयाग वाला जो बन रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े स्कूल्स, और हो सकता है कुछ छोटी छोटी जो स्मॉल यूनिट्स होती है वो लग सकती हैं,
छोटी छोटी इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं वो लग सकती है वहाँ पे, क्योंकि अब आपको एक रेलवे नेटवर्क और ऑल ओवर रोड के थ्रू आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया गया है। तो अब आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो कम हो जाएगी ऑब्वियसली। इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत की रोल है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है डोमेस्टिक सेविंग्स। डोमेस्टिक सेविंग्स हम लोग, इनकम हमारे पास आती है और इनकम को यदि मैं बक्से में बंद कर लूँ और वो मार्केट में चैनलाइज ना हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा, वो एडल है, मतलब उसका कोई रोल ही नहीं है। चूंकि आप पैसा कमा रहे हैं और आप सेविंग नहीं कर रहे हैं, सेविंग करने के बाद आपने बक्से में रखे तो वो किसी काम की नहीं है, तो कैसे मोबिलाइज करें। अब आप बैंक में रखा, बैंक उस पैसे को अपने पास तो रखेगा नहीं, ऑब्वियसली बैंक उसको क्या करेगा, इन्वेस्टर को लोन देता है, तो इन्वेस्टर वहां से लेगा। तो जब आपके पास सेविंग ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, और वो ऑब्वियसली आपका आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हुई और ये इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी हमारी। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों, बोथ। अभी जो सेविंग रेट है जिसकी हम बात कर रहे थे, लगभग 30 पॉइंट समथिंग जीडीपी का है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो उसका कैलकुलेशन भी है कि यदि आप इस परसेंट में करोगे तो कितना है। हमारे यहाँ पे एक एक्सीलरेशन, एक थ्योरी इकोनॉमिक्स में कि भाई आपको यदि इतना आउटपुट बढ़ाना है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वो फिक्स है, वो पता चल जाएगा। तो आपको इतना आउटपुट करना है तो सरकार ऐसे सोच के ही जो है ये अनाउंस करती है कि मुझे 100 करोड़ रुपए माना किसी चीज पे खर्च करना है। वो इसलिए कि उसके क्या इफेक्ट होंगे, कितना उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो उस सारे के सारे की चीजों की लगभग कैलकुलेशन होती है। ऑब्वियसली साइंस में एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा कि इतना ही हो गया, लेकिन ऑब्वियसली उसके हम नजदीक पहुंचते हैं काफी। एब्सोल्यूट तो नहीं कि यार यही नंबर अचीव होगा हमारा, मतलब उसके नजदीक हम लोग पहुंच सकते हैं। ये कैपिटल आउटपुट रेशो में जिसकी मैंने बात भी करी कि यदि एडवांसमेंट होता है, टेक्नोलॉजी बहुत प्रोग्रेस करती है, तो हमारी जो कैपिटल आउटपुट रेशो, जैसे ये होता है कि आपने 1 रुपये लगाया तो वो कितना रिटर्न देगा। यदि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा तो ऑब्वियसली वो कई गुना रिटर्न दे सकता है। जैसे 10 लोग काम कर रहे थे पहले, और यदि कंप्यूटर ने काम किया तो एक ही किया ना, तो अब एक आदमी को आप कितनी वेज देते हैं, मुश्किल से सपोज 100 रुपये, और 10 लोगों को 1000 रुपये, तो अब तो आपका 100 रुपये में वो आउटपुट मिल रहा है। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से ऐसा होगा। तो जब तक हम इस फील्ड, मतलब इसको और हम इसमें काम नहीं किया, ये कैपिटल आउटपुट रेशो बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है, जैसे मैं डिस्कस किया कि किसी भी देश की इकोनॉमी में विदेशी पूंजी का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप देखेंगे तो कोई भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री है, बहुत सारी कंपनियां आ रही है भारत में काम कर रही है, आउटसोर्सिंग के थ्रू काम होता है। आपको पता होगा कि वर्ल्ड में क्या है कि जहाँ पे ये देखा जाता है कि भाई कौन सा पार्ट कहाँ बनाना है, अलग अलग जगह पार्ट बनते हैं किसी चीज़ के। मोबाइल का ले लीजिए, यदि चाइना बहुत आज के डेट में बहुत आगे है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कैपिटल, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो बहुत मस्ट है, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा यदि हमको, और इसके थ्रू क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, विदेशी लोग आएंगे इंडिया में पैसा लगाएंगे। अब उस पैसे लगाने से भैया रोजगार बढ़ेगा ना, उत्पादन बढ़ेगा ना, वही ग्रोथ है। सिंपल तरीके से यदि पैसा आया, कुछ लोगों को रोजगार मिला, उन लोगों ने काम किया, आउटपुट भी मिला, और हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी। तो कैपिटल इनफ्लो को बढ़ाना पड़ेगा, फॉरेन कैपिटल को। इसी तरह से अभी आपको ध्यान होगा, पूजा मैडम ने एक टॉपिक, अब मैं उसी से ध्यान आया मुझे, जेंडर से रिलेटेड था शायद, तो जेंडर डिस्पैरिटी ऐसा कुछ था, रोल ऑफ वुमन था एज ए प्रोड्यूसर, इस तरह से क्रिएटर प्रोड्यूसर ऐसे कुछ था। अब आप हाँ यहाँ पे देख लो, हमारा जो वुमन पार्टिसिपेशन है वो टोटल पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, सारी पॉपुलेशन नहीं, वर्किंग पॉपुलेशन जो आपकी 18 से 60 साल तक जो काम कर सकते हैं वो लोग, ओनली 26% ऑफ वुमन वर्क फोर्स है, केवल 26%। और यदि आप एडवांस वर्ल्ड का एवरेज निकालेंगे तो 48%, यानी कि महिलाएं अभी भी काम नहीं कर रही हैं। तो अब उनको काम पे लगाना पड़ेगा, सिंपैथी छोड़नी पड़ेगी। आप घर बैठो ऐसे रहो, तुम्हें हम ठाट बाट देंगे, हमारे लिए खाना बनाओ, उससे नहीं होगा ना, उनको भी काम करना पड़ेगा। तो ये वुमन पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि हम लोग इस जो हमारा भी परसेंटेज है 26%, इसको हम बढ़ाने की कोशिश होगी। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे।
दूसरा ये है कि ग्लोबलाइजेशन फॉर ग्रोथ है। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं ये बोलूं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, ये एक्सपोर्ट अभी भी 2% से कम है और गवर्नमेंट इतना फोकस करती है ग्लोबल जो है ग्लोबल। और आप देखो कि चाइना का मुझे लगता है, चाइना का शायद मुझे लगता है 20 ऐसे कुछ है 15 to 20% ऐसे इसी बीच कुछ है। अमेरिका जो बहुत एडवांस कंट्रीज हैं, क्योंकि भैया वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है, हम गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। हमने गेहूं और चावल एक्सपोर्ट किया, सपोज कह रहा हूं मैं, आज तो इकोनॉमी चेंज होगी, ऐसा नहीं, एक एग्जांपल है समझाने के लिए। अब आप ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं मैं कि इंडिया बहुत पीछे है, आज की डेट में इंडिया बहुत एडवांस हो गया है, वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, मेजर रोल है। लेकिन हमें अपना जो एक्सपोर्ट है इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको और वर्ल्ड ट्रेड में इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आई होप कि मैं जितना भी टाइम, कम टाइम में कोशिश करें कि एक सिंपल तरह से थोड़ा सा इकोनॉमिक एक पिक्चर जो मुझे समझ आया वो मैंने रखी है।